जय हिंद दोस्तों। मैं अनिल कुमार एक बार और आपके सामने हाजिर हुआ हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा बाय अनिल सर। दोस्तों, कल रक्षाबंधन का त्यौहार था, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और उम्मीद है कि आप लोगों का त्यौहार अच्छा गुजरा होगा। सभी लोगों ने मिलजुल करके अच्छे से मिठाई और राखी भी बांधी होगी एक दूसरे को। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ में हमें ज़रूरत ये है कि हम अपने काम को भी सही तरीके से करते रहें और एक जो भी हमने एम बना रखा है अपने जीवन में, उस एम को, उस गोल को पूरा करें। और भाई अपनी बहन के लिए, बहन अपने भाई के लिए, और भी अच्छी तरीके से इस पर्व को मना सकें। ऐसे ही आपको एक वाक़या बताते हैं, एक स्टोरी है छोटी सी। महाराष्ट्र के आर्य कॉलोनी के अंदर, मुंबई में है आर्य कॉलोनी, जहाँ के लोगों ने वृक्षों को सेव करने के लिए रक्षाबंधन के दिन ही वृक्षाबंधन मनाया। वृक्षाबंधन मनाया और पेड़ों को राखियाँ बांधी ताकि उसको बचाया जा सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बताने का क्या तुक हुआ यहाँ पर, लेकिन दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे आपके जीवन में हमारे लिए उपयोगी होती हैं, हम उसको ध्यान नहीं देते या समझ नहीं पाते, या बहुत हल्के में ले लेते हैं। अब ये वृक्षाबंधन जो शब्द है दोस्तों, वृक्षाबंधन शब्द का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं मैं आपको बताऊँ तो एक तो निबंध में बहुत अच्छी तरीके से, और शायद एग्जामिनर के लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी और बिल्कुल करंट से रिलेटेड चीज़ होगी। पहली बात तो अगर आप इस कोट को पूरा वृक्षाबंधन शब्द को यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंट में इसका यूज़ बहुत अच्छा है। इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर एक चीज़ ये भी आती है कि वृक्षों को बचाना है ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को हम सही रख सकें। तो इसमें वृक्षा बंधन, यानी वृक्ष से हमारा एक बंधन होगा जिससे हम वृक्ष को काटेंगे नहीं और उसकी सेवा भी करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों हमारे निबंध के अंदर यूज होती हैं और बहुत ही उपयोगी साबित होती हैं, खासतौर से एग्जामिनेशन में। और एग्जामिनर जब इन चीज़ों को पढ़ता है, देखता है, आप खुद सोचिए दोस्तों कि अगर आपके सामने रक्षाबंधन के साथ साथ में हम वृक्षाबंधन का भी अगर शब्द का यूज़ करें तो आप और हमें दोनों लोगों को ये लगेगा कि नहीं, कोई एक नया टर्म्स है और इसका यूज़ भी है। तो इसलिए इन शब्दों का यूज़ करना है और अपने निबंध को अच्छे तरीके से लिखना है। तो दोस्तों, कल चूँकि रक्षाबंधन था तो आज न्यूज़पेपर जो है बहुत आया नहीं है, तो उसके लिए कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मैंने करंट के कुछ क्वेश्चन ऐसे तैयार किए हैं जो हमारे आपके उपयोग में आ सकें, खासतौर से आपके उपयोग में आ सकें। कल मेरे ख्याल में पेट का एग्ज़ाम भी है, तो बहुत सारे बच्चे उसमें बिज़ी होंगे या उसकी तैयारी कर रहे होंगे। अब उसके लिए आज के करंट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि जब एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो इस करंट का यूज़ वो बाद के एग्ज़ामों में करेंगे, कि उसके बाद लगातार एग्ज़ाम लगे हुए हैं। अदर पीसीएस का भी है, यूपीएससी के भी एग्ज़ाम आएंगे और जो और भी एग्ज़ाम आएंगे, यूपी की तरफ से बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एनटीपीसी, दोस्तों एनटीपीसी ने एक सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाया है। एनटीपीसी ने सोलर पैनल प्रोजेक्ट एक लगाया है, पैनल लगाया है जो फ्लोटिंग है, जो तैरता हुआ है दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश के अंदर इसने लगाया है, फ्लोटिंग आंध्र प्रदेश के अंदर लगाया है उसने एक फ्लोटिंग सोलर पैनल। तो इसमें सिर्फ आपको हमें सिर्फ इतनी जानकारी होनी आवश्यक है कि ये किस प्रदेश में लगाया गया है, किस स्टेट में लगाया गया। तो आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया है। और इसके बाद दोस्तों, अफ़गानिस्तान का मामला बहुत हाईलाइट है, इस पर बहुत सारे वीडियो बने, बहुत सारी बातें हुई हमारी आपकी। तो वहाँ पर तालिबान का कब्ज़ा हो गया, ये तो हमें पता है। लेकिन तालिबान ने क्या किया है कि उसने अपना एक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है अब। तो राष्ट्रपति उसने घोषित कर दिया है पहला। एक तरीके से आप देखेंगे कि 2000 के बाद से लगभग 20 सालों बाद तालिबान का फिर से कब्जा हुआ है उस पर, और उसका राष्ट्रपति है तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को उसने अपना पहला राष्ट्रपति, तालिबान ने अपना पहला राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे, ये फैक्ट हैं दोस्तों, ये फैक्ट सीधे सीधे आंसर देंगे और आपको नंबर दे के चले जाएंगे। इसमें किसी तरीके कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम याद है, आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों, एक एल्कोहल म्यूज़ियम खोला गया है भारत के अंदर। एल्कोहल म्यूज़ियम भारत के अंदर खोला गया है, ये गोवा में खोला गया है। गोवा आप जानते हैं पर्यटन स्थल है,
बहुत सारे लोग गए भी होंगे, बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि गोवा जाएं, वहाँ की बीचेस बहुत मशहूर हैं। और वहाँ पर जो है एक अल्कोहल म्यूज़ियम खोला गया है दोस्तों, गोवा के अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है दोस्तों कि कल्याण सिंह जी का, जो हमारे पूर्व सीएम रहे हैं, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रहे हैं 1991 के अंदर उत्तर प्रदेश के, उनका निधन हो गया है। तो पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है किसके निधन के एज को लेकर के पूछ लिया था क्वेश्चन, मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा है दोस्तों, लेकिन उन्होंने पूछ लिया था उसमें क्वेश्चन में कि इनकी उम्र कितनी थी जब इनका निधन हुआ। मुझे शायद लग रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब निधन हुआ था तो उनकी उम्र पूछ ली गई थी एग्जाम में। तो इसलिए अब इनकी उम्र 89 वर्ष दोस्तों थी, 89 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है कल्याण सिंह जी का। कल्याण सिंह जी 1999 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और तो यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है। और एक चीज़ और कल्याण सिंह जी के बारे में क्वेश्चन के रूप में बनती है दोस्तों कि ये राजस्थान के राज्यपाल थे, और राजस्थान के राज्यपाल के रूप में इन्होंने 5 वर्ष तक पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। ये शायद पहले राज्यपाल हैं जिन्होंने 5 वर्ष का अपना पूरा कार्यकाल एज ए राज्यपाल पूरा किया है। एज ए गवर्नर इन्होंने अपना 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल किया है इन्होंने। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से एक और क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई, और उत्तर प्रदेश के इस प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी हैं। ये दोस्तों महिला सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता के लिए एक योजना है। मिशन शक्ति जो है एक मिशन है जो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, सुरक्षा के लिए उनके, और आत्मनिर्भर बनाने के रूप में काम करेगी, और ये इस मिशन को लिया गया है। इस तरीके से दोस्तों जो क्वेश्चन, कुछ 2-4-5 क्वेश्चन हैं, आज की वीडियो छोटी हो रही है क्योंकि हमने कोशिश करी है, जहाँ वो क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत हैं, उल जरूर क्वेश्चन हैं जो शायद हमारे और आपके काम ना आए। तो आपके लिए मैं ऐसे क्वेश्चन को ढूंढ के निकालने की कोशिश करता हूँ जो क्वेश्चन कम से कम एग्ज़ाम में उपयोगी हों और वो एग्ज़ाम में आने योग्य हों। मैगज़ीनें तो दोस्तों दुनिया भर की चीज़ें पटी रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अंदर ही हमारे कंपटीशन है। अगर आप पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड, इसका एक लेवल है। अब वो कुछ भी तो नहीं पूछ लेगा, और हम लोगों को एक्सपीरियंस है, चूँकि एग्ज़ाम दिया है इससे पहले काफ़ी, तो इतना आइडिया है हमें कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इन एग्ज़ामों में। अब 100% तो नहीं कह सकते कि नहीं यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये है कि इतना है कि जितना भी बता रहे हैं उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। क्वेश्चन तो दोस्तों जीएस में, अगर पीसीएस में देखा जाए तो 25 से 30 ही क्वेश्चन रहेगा। अब 25 से 30 क्वेश्चन में जितना सब कुछ पढ़ रहे हैं आप, सारे तो आ नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से ही रहेंगे, ये कन्फर्म है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आप चाहें तो इस पर नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम से मैं न्यूज़पेपर के जो लिंक हैं, जनसत्ता पेपर है और कोई अन्य पेपर होगा, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या कुछ और भी चीज़ें होंगी जो उपयोगी होंगी, उनको भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आपके लिए। ऐसे ही दोस्तों हौसला बढ़ाते रहिए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और दोस्तों को भी शेयर करिए। एक चीज़ और दोस्तों आपसे ये कहना था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, स्टार्ट कैसे करें, कितना पढ़ें, कितना ना पढ़ें, घंटों में पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप चाहें दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के आप पूछ सकते हैं, और उसका आंसर जिस तरीके से होगा पर्सनली मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप गुमराह ना हो सकें। दोस्तों समय है तो 2-3 मिनट आपका लेकर के आप तैयारी के विषय में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि दोस्तों क्या है कि यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्ज़ाम, या अदर स्टेट के एग्ज़ाम, या एसएससी के एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम हैं जो आपको एक सम्मानजनक परीक्षा, उपयोगी परीक्षा दिलाते हैं और आपको एक सम्मानजनक नौकरी या सम्मानजनक सर्विस में आपको भेजते हैं, उनकी तैयारी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है दोस्तों वो है रास्ता।
किस रास्ते से जाएं आप। सिलेबस में आप बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ तो पढ़ी नहीं जा सकती, या सबको पढ़ी जा सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कंठस्थ किया जा सकता हो, सब कुछ याद हो, वो नहीं पॉसिबल ही नहीं है, वो भी जानते हैं। तो किस रास्ते उस जगह पे पहुंचा जाए। किसी भी जगह जाने के दोस्तों 3-4 रास्ते होते हैं, 5 रास्ते हैं, 8 रास्ते भी हो सकते हैं, 3 रास्ते भी हो सकते हैं। कोई इसमें लंबा होता है, कोई नज़दीक का होता है, कोई और घूम के जाता है, कोई नज़दीक तो है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, ख़राब रास्ता है, तो आप कई बार घूम के चले जाते हैं। तो वो रास्ता तलाश करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर एक बार वो रास्ता मिल जाए तो आपकी यात्रा जो है आसान हो जाती है। लेकिन अगर आप कहीं गुमराह हो गए, किसी ने आपको गुमराह कर दिया कि नहीं आप एक काम करो इधर से चले जाओ, तो शायद वो 15 मिनट के रास्ते में आप हो सकता है घंटों भर भी लगा दें। यही है तैयारी दोस्तों। कंपटीशन आसान है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो रास्ता कठिन है। और वो कौन सा आप रास्ता ले लेते हैं, ये वन वे रास्ता है, बीच में से अगर लौटेंगे अगर दोस्तों तो भी आपको जो है टाइम लग जाएगा। अगर मान लीजिए बीच रास्ते पहुंच गए और फिर किसी ने कहा कि नहीं आप ये वाला रास्ता लिया होता आपने, तो लौटने पर भी आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप कोशिश करोगे कि उधर ही से निकल जाए, लाओ इसको निपटा ही लेते हैं। तो इसमें दोस्तों ये रास्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये रास्ता कैसे मिले, चूँकि हम लोग एक्सपीरियंस रहे हैं, हम लोगों ने इन रास्तों को ढूंढा है और काफ़ी समय भर इसमें हमारे बर्बाद भी हुए कह सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड ना होने की वजह से बहुत सारा समय हमारा बर्बाद हुआ। और फिर वो समझ पाए कि आखिर क्या रास्ता है, वो किस रास्ते से हम जाएंगे तो वहाँ पर जल्दी और अच्छे से पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं इस पे ही, कि आखिर क्या करें और क्या ना करें। वो उम्मीद है कि मैं आज शाम को नहीं तो कल आपको एक वीडियो बना करके इस पर ज़रूर डाल देंगे कि आखिर वो रास्ते का चयन कैसे किया जाए, किस रास्ते पे चला जाए, क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों यही रहता है। आप साल 2 साल 3 साल शायद इस रास्ते को ढूंढने में खपा दोगे, तो उसके बाद साल भर के बाद ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर वो रास्ता आपको किसी गुरु से या किसी भी सीनियर से या किसी भी भाई बंधु से आपको पता चल जाएगा, तो वो जो 1 साल के जो आप रास्ता ढूंढने के बाद जो 1 वर्ष लगाएंगे, वो आपका 1 वर्ष पहले ही मिल जाएगा आपको, और आप उस रास्ते को पा लोगे और अपने जीवन में सफल बना लोगे। तो बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा कठिन है दोस्तों। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हम जो वास्तविक चीज़ है वो अगर कड़वी भी होगी तो वो हम आपको बताएंगे। जीवन में जो चीज़ें हमने सफ़र करी हैं, जो हमने महसूस किया है, वो कोशिश करेंगे कि आपको ना करनी पड़े और आप अपना जीवन सफल बना सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जुड़े रहिए हमसे और सब्सक्राइब करिए और आगे और भी बच्चों को लिंक भेजिए, उनको शेयर कराइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। जी धन्यवाद।